नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम जानेंगे मोहम्मद शाह के शासन के बारे में कि उनके शासन के दौरान ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहम्मद शाह ने किस प्रकार से अपना शासन शुरू किया और किस प्रकार से अपना साम्राज्य में विकास किया, यानी कि शासन चलाया, उनके बारे में जानेंगे। होता क्या है, 19 जून 1719 में क्या होता है, फर्रुखशेर की सैयद बंधुओं के द्वारा और मराठाओं के सहयोग से क्या होता है, उन्हें गद्दी से हटाकर उनकी हत्या कर दी जाती है। अगर आप जाने तो आप ये भी कह सकते हैं कि सैयद बंधुओं के द्वारा मुगल साम्राज्य को 6 बादशाह दिए गए थे, यानी गद्दी के लिए 6 बादशाह इतिहास में दिए गए हैं, जिनमें से फर्रुखशेर था, रफीउद्दौला था, रफीउद्दराज, रफीउद्दरजात और शाहजहां द्वितीय, नेकुशियर और इब्राहिम। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे बादशाह मुगल साम्राज्य के लिए यानी उसके सिंहासन यानी गद्दी के लिए दिए थे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो होता क्या है, उसके बाद में जो सैयद बंधु हैं वो क्या करते हैं, रोशन अख्तर नाम के 18 वर्षीय व्यक्ति यानी एक लड़के को दिल्ली के सिंहासन पर बैठाते हैं और क्या करता है, वो मोहम्मद शाह के नाम से वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। मोहम्मद शाह जो कि 1719 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, 1748 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, ये उत्तर मुगल साम्राज्य के शासक थे। इन्हें आप इस तरीके से जान सकते हैं, कौन से, उत्तर मुगल कालीन शासक। होता गया, जो सैयद बंधु थे इन्होंने बहुत सारे बादशाह दिए थे दिल्ली सल्तनत के लिए। अब इन्हीं के संबंध में हम जान लेते हैं, जिनमें से एक था रोशन अख्तर जो कि 18 वर्षीय युवक था। इसे ये बादशाह बनाते हैं और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा देते हैं। ठीक है, अब मोहम्मद शाह के नाम से ये दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। इसके बाद में होता क्या है कि जब ये दिल्ली के सिंहासन पर था तो मोहम्मद शाह नाम मात्र का शासक था। शासन की जो बागडोर थी किसके हाथों में थी, सैयद बंधु। और सैयद बंधु कौन थे, बरहा का जो बरहा क्षेत्र था उसका जो जागीरदार थे यानी सूबेदार था, कौन, अब्दुल्ला खां। इनके पिता का नाम भी अब्दुल्ला खां था। उसके 2 पुत्र हुए, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। उन्हें क्या बोलते हैं, दोनों भाइयों को किंग मेकर, नर्प निर्माता। ठीक है, वो जिसे चाहते थे अपने सहयोग से सिंहासन पर बैठा देते थे। तो अब होता क्या है कि जब मोहम्मद शाह को इन्होंने गद्दी पर बैठा दिया, उसने गद्दी पर बैठा दिया, तो अब निजामुल मुल्क और अमीन खां ये दोनों क्या करते थे, सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू करते थे। कानाफूसी क्यों करते थे, क्योंकि सैयद बंधु हिंदुओं के प्रति उदार नीति थी। इन्होंने मेल मिलाप की नीति शुरू की थी, सबसे मेल मिलाप करना चाहते थे। तो जो धर्म अंध सामंत थे, धर्मंध सामंत जो थे मुगल साम्राज्य के दौरान यानी मोहम्मद शाह के शासन के दौरान, ये क्या करते हैं, उनसे मिलते हैं और कानाफूसी यानी एक तरह से विद्रोह षड्यंत्र शुरू कर देते हैं। षड्यंत्र, ठीक है ना। अब ये शुरू कर देते हैं, जब शुरू करते हैं तो इनमें क्या है, एक तो निजामुल मुल्क, कौन, निजामुल मुल्क और अमीन खां, ये दोनों इस प्रकार से सामंतों को भड़काते हैं कि जो सामंतों का, इनके विरोधी सामंतों का जो गुट था वो शक्तिशाली हो जाता है। अब जब शक्तिशाली हो जाता है तो अब जो शामत आती है वो सैयद बंधुओं की। क्यों, क्योंकि पहले सैयद बंधु भी इसी प्रकार से जिसे चाहते थे उन्हें सिंहासन पर बैठाते थे। अब निजामुल मुल्क और ये क्या है, अमीन खां, ये षड्यंत्र करते हैं और उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। होता भी यही है कि सामंतों का एक गुट, मुस्लिम सामंतों का, मुस्लिम सामंत जो थे, जो धर्म अंध थे,
यानी अपने धर्म के ही प्रति रहने वाले जो मुसलमान थे, वो इनकी हिंदुओं के प्रति उदार नीति यानी मेल मिलाप वाली नीति जो थी, इससे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, परेशान थे। तो वो क्या करते हैं, अब सैयद बंधुओं को खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। अब होता क्या है, अक्टूबर 1720 ईस्वी में ये हुसैन अली खां को हैदर खां के द्वारा, जो कि इनके विरोधी था हैदर खां, उसके द्वारा धोखे से मार दिया जाता है। अब सैयद बंधुओं की आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि 1713 से लेकर और 1721 तक का जो समय है उसे सैयद युग के नाम से भी आप जान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हुसैन अली खां, देखो सैयद बंधुओं से एक भाई की मृत्यु हैदर खां के द्वारा धोखे से कर दी गई, क्योंकि अब षड्यंत्र चालू हो गए थे, षड्यंत्र। अब इसके बाद में एक माह बाद फिर अब्दुल्ला खां, उसको ये बंदी बनाते हैं और 1724 ईस्वी तक, एक महीने बाद उसको कैद में रखते हैं बहुत दिनों तक, और 1724 ईस्वी में ये उसे जहर देकर मार डालते हैं। अब मार डालते हैं तो यहां से हो जाती है सैयद बंधुओं के जो उनकी शक्तिशाली नीतियां थी, या फिर आप ये समझ लो वो जिसे चाहते थे उसे राजा बना देते थे, सुल्तान बनाते थे, वो नीति समाप्त हो जाती है। अब मोहम्मद शाह जो है, मोहम्मद शाह निजामुल मुल्क जो है, ये मोहम्मद शाह का वफादार था, यानी सिंहासन का वफादार और बिल्कुल निष्ठ विश्वास पात्र था। निजामुल मुल्क को क्या करता है, 1722 ईस्वी में वजीर बनाया जाता है। अब ये कहानी वही है कि वजीर बनने के बाद ही वो मोहम्मद शाह के कान भरने शुरू कर देते हैं और इसे वजीर बनाया जाता है, और उसे बनाया जाता है अमीन खान का मीर बख्शी, वजीर बन गया। ये वफादार था मोहम्मद शाह के यानी सिंहासन का, लेकिन ये था क्या, जो मोहम्मद शाह था वो बिल्कुल अपने कर्तव्य को ना समझने वाला बादशाह था। उसे किसी भी चीज से मतलब ही नहीं था, वो अपने ऐशो आराम से ही उसे मतलब था। लेकिन वो शक्की मिजाज का था, शक्की मिजाज का था। और क्या था, दरबार में चल रहे थे बहुत सारे गुट सक्रिय हो गए थे। अब सक्रिय हो गए थे तो उसकी इसी उल जुलूल हरकतों से निजामुल मुल्क जो है वो यहां से निकल जाता है, अपने वजीर के पद से इस्तीफा दे देता है और यहां से दक्षिण की तरफ यानी दक्कन की तरफ चला जाता है। अब दक्कन की तरफ जाने के बाद में ये करता क्या है, दक्कन में जाने के बाद में ये 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद की नींव रखता है, यानी हैदराबाद की स्थापना करता है। अब हैदराबाद की स्थापना करने के बाद में क्या है, मोहम्मद शाह जो है इसे मान्यता दे देता है, ठीक है भैया तू हैदराबाद का बादशाह है। और इसके बाद में इसे आसफ जहां, याद रखना आसफ जहां की उपाधि भी देता है, ठीक है ना, आसफ जहां की ये उपाधि धारण करता है। यानी अब जो ये निजामुल मुल्क था, अब ये आसफ जहां के नाम से हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य करता है। होता क्या है, मोहम्मद शाह के समय में ही बहुत सारे विद्रोह होते हैं और जो इसके अधिकारी थे वो अपने अपना छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बन गए थे, अपना राज्य स्थापित कर ले। जैसे बंगाल में मुर्शीद कुली खान ने अपना राज्य बना लिया, अवध को मोहम्मद शाह से स्वतंत्र कर कर शहादत खान ने अपना राज्य बना लिया, और भरतपुर और मथुरा का क्षेत्र बदन सिंह ने स्वतंत्र राज्य बना लिया। मोहम्मद शाह के समय की ही ये घटना है। लेकिन अब भी ये राजा तो बन चुके अपने अपने क्षेत्र के, लेकिन जो पूरे साम्राज्य का राजा था वो मोहम्मद शाह था। और गंगा यमुना का जो दोआम वाला क्षेत्र था उसमें
कटिहार और रोहलो ने अपने राज्य बना लिए, यानी छोटे छोटे क्षेत्र, स्वतंत्र क्षेत्र बना लिए। अब फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र था वो बंगस नवाबों ने अपना राज्य बना लेता है। इसे अपने काम से अरविंद महोदय है एक विद्वान, जब वो क्या कहते हैं, जब अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां की मृत्यु हुई थी तो अरविंद महोदय उनके बारे में कुछ शब्द बोलते हैं कि एक दूसरे यजीद ने दूसरे हुसैन की हत्या कर दी। ये शब्द जो हैं हुसैन अली यानी सैयद बंधुओं के बारे में उनके मृत्यु के बाद में जो बोले थे, अरविंद ने बोले थे। अब होता क्या है कि ये हो गए मोहम्मद शाह को, मैंने भी आपको बताया, अपने राज्य से बिल्कुल भी अपने कर्तव्यों से ये विमुख था। इसे पता ही नहीं था कि इसके कर्तव्य क्या हैं, राज्य के कर्तव्य क्या हैं, राज्य में करना क्या है, साम्राज्य चलाना कैसे है। इसे तो सिर्फ एक ही लत थी, क्या थी कि ये हरम और किन्नर, यानी ज्यादातर वैश्यवृत्ति और किन्नरों के साथ में रहता था, हरम में रहता था। हरम में रहने के कारण और इस भ्रष्ट आचरण के कारण इसे क्या, रंगीला मोहम्मद शाह यानी रंगीला बादशाह के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह क्वेश्चन पेपरों में काफी बार पूछा भी गया है, रंगीला बादशाह। अब इसी के शासन के दौरान तारीख हिंदी के लेखक हैं, जो कि देखो महत्वपूर्ण वाक्य लगा, वो भी मुझे आपने बताना जरूरी है। तारीख हिंदी के लेखक थे रुस्तम अली। रुस्तम अली भी इनके बारे में कहता है कि यह ऐसा बादशाह था जिसे यही नहीं पता कि साम्राज्य चलाना कैसे है, साम्राज्य के कार्य और कर्तव्य, इसके कर्तव्य क्या थे और साम्राज्य के कार्य क्या थे, वो भी इसके बारे में इस टिप्पणी को करता है। इसने क्या करा था, मोहम्मद शाह ने अंतिम रूप से, देखो ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया था कि अंतिम रूप से जजिया कर को किसने समाप्त किया। बहुत से सुल्तानों ने जजिया कर लगाया, लेकिन बहुत से सुल्तानों ने इस जजिया कर को कभी किसी क्षेत्र में खत्म किया तो कभी किसी क्षेत्र में, पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर पाए। लेकिन इससे पहले फर्रुख सियर ने भी सैयद बंधुओं के द्वारा कुछ स्थानों से जजिया कर को समाप्त किया था, सैयद बंधुओं के द्वारा। लेकिन मोहम्मद शाह ने बिल्कुल अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मोहम्मद शाह था। यहां से क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। अब होता क्या है, मोहम्मद शाह के समय में ही ईरान का योद्धा कौन था, नादिर शाह। ईरान का शासक ही था वो। शाह तबस्सम के बाद में क्या था, ईरान का शासक था शाह तबस्सम द्वितीय, जो कि 1736 में सिंहासन से हट जाता है। और 1736 में कौन था, नादिर कुली बेग। नादिर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठता है ईरान के। और जब ये ईरान के सिंहासन पर बैठता है तो ये सबसे पहला अभियान अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को, अपनी आपूर्तियों को पूरा करने के लिए, अपने खर्च को पूरा करने के लिए सबसे पहला अभियान करता है कंधार पर। जब ये कंधार पर अभियान करता है तो वहां की जो कुछ सैनिक और जनता थी वो काबुल चले जाते हैं। जब ये काबुल चले जाते हैं तो हो जाता है ये क्रोधित। अब क्रोधित हो जाता है तो ये दूसरा हमला फिर काबुल की तरफ करता है। तो अब उसके बारे में जानते हैं। तो नादिर शाह जो था इसे ईरान का नेपोलियन कहते थे, ईरान का नेपोलियन इसे कहते थे। और इसने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था, 1739 यानी 13 फरवरी 1739 में इसने भारत पर आक्रमण किया था। होता क्या है, शाह तबस्सम द्वितीय के बाद में 1736 ईस्वी में ये नादिर कुली बेग के नाम से ईरान का शासक बनता है। जब ये ईरान का शासक बनता है तो ये पहला अभियान जो करता है, पहला हमला कंधार पर करता है, जिससे क्या है जनता सैनिक काबुल की तरफ
चले जाते हैं। अब काबुल की तरफ जाने पर ये और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। दूसरी समस्या, इसका राजकोष खाली था, वित्तीय आवश्यकताओं की जरूरत थी, यानी खर्चा चलाने के लिए कहीं से धन तो हो। तो ये क्या करता है, दूसरा हमला करता है। ये 20 मार्च को 20 मार्च 1739 में ये करनाल का युद्ध करता है। ठीक है, 20 मार्च को करनाल का युद्ध करता है और इस युद्ध में मुगल सेना को बुरी तरह हरा देता है। मुगल सेना बुरी तरह हारती है और मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, जो नेता था, जो सैनिक थे, जो उसका अधिकारी था, जो सेना को कमान दे रहा था, कौन था? मीर बख्शी खान ए दौरा। मीर बख्शी खान ए दौरा जो कि इसका नेतृत्व कर रहा था। अब होता क्या है, 20 मार्च को यह दिल्ली में प्रवेश करता है और इसके कुछ सैनिकों के मरने से, भाई इसके ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत सैनिक मरे थे इस युद्ध में, लेकिन उन सैनिकों के मरने के कारण ये 20 मार्च को जब दिल्ली में प्रवेश करता है तो ये कत्लेआम मचा देता है। और इतना जबरदस्त क्रूर शासक था कि इसने 57 दिनों तक ये दिल्ली में रहा और दिल्ली में रहने के बावजूद इसने 70 करोड़ रुपए का माल लूटा। 70 करोड़ रुपए के माल को लूटने के बाद भी इसका कत्लेआम नहीं रुका। अब ये क्या करता है, जब दिल्ली पर एक था तो निजामुल मुल्क जो था ये इसे 50 लाख रुपए 50,000 रुपए जुर्माने के तौर पर देता है। निजामुल मुल्क जुर्माने के तौर पर देता है और इसे मना लेता है कि भाई आप ये ले जाओ, ठीक है ना, सॉरी मैं गलत बोल गया, 50 लाख रुपए देता है और कहता है कि आप इन्हें लो और यहां से उल्टे चले जाओ। इसे मना लेता है। होता भी ये है, ये मान भी जाता है। जब ये वापस जा रहा था तो वापस जाते समय ये क्या करता है, 70 करोड़ रुपए ले जाता है प्लस मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊद जो शारजहां का था, ठीक है ना, मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊद, और क्या ले जाता है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले जाता है। और क्या ले जाता है, और ले जाता है जो कि हिंदू संगीत की एक पुस्तक थी जो मोहम्मद शाह ने पांडुलिपि तैयार कराई थी, चित्रित पांडुलिपि फारसी की, ठीक है ना, वो फारसी की पुस्तक थी, हिंदू संगीत की थी वो, फारसी की चित्रित पांडुलिपि, ठीक है ना, जो कि मोहम्मद शाह के समय में तैयार हुई थी, ये उसे भी अपने साथ ले जाता है। जब ये जा ही रहा था तभी ये क्या करता है, अवध का जो नवाब है शहादत खां, वो इससे क्या कहता है कि आप एक काम करो, दिल्ली के सुल्तान को, मोहम्मद शाह को और निजामुल मुल्क जो हैदराबाद का निजाम थे, इन्हें आप बंदी बना लो। आप बंदी बना लोगे ना तो यहां से बहुत सारा धन, अपार संपत्ति मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ऐसा नहीं होता तो ये क्या करता है, नादिर शाह, ये शहादत खां से ही बोल देता है कि 20 करोड़ रुपए अब आप दोगे, 20 करोड़ रुपए तुम दोगे हर जाने के तौर पर। अब 20 करोड़ रुपए ये नहीं दे पाता। अब ये कहां से दे, तो ना देने के कारण अब इसको क्या भय लगा कि अब अवध पर नादिर शाह आक्रमण करेगा। तो ये क्या करता है, खुद ही अपनी आत्महत्या कर लेता है जहर खाकर। अब होता क्या है, देखो नादिर शाह का जो नेतृत्व कर रहा था सेना का, उसका कौन था, जकरिया खां। नादिर शाह की तरफ से था जकरिया खां और मुगलों की तरफ से था मीर बख्शी खान ए दौरा। अब करनाल के युद्ध में ये हार गए। अब दिल्ली में होता है प्रवेश के बाद में ये घटनाएं घटती हैं। ये मोहम्मद शाह से जाते वक्त, भाई अब शहादत खां तो जहर खाकर आत्महत्या कर ली, ठीक है, लेकिन अब ये वापस जाता है ना तो क्या करता है कि शारजहां का तख्ते ताऊद, मयूर सिंहासन और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और फारसी चित्रित पांडुलिपि, हिंदू संगीत की पुस्तक को भी अपने साथ ले जाता है। अब ये मोहम्मद शाह से कश्मीर और सिंध दोनों का क्षेत्र छीन लेता है।
यानी उसे इतना मजबूर कर देता, मजबूर भाई दे ही देता है फिर, क्योंकि इसे वो ठोक पीट देता है ना ये बहुत बुरी तरह से। तो इसके बाद में ये क्या करता है, मोहम्मद शाह अपनी पुत्री का विवाह, मोहम्मद शाह अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह का पुत्र था नसरुल्लाह, नासिरुल्लाह, नसरुल्लाह जो था ये नादिर शाह का पुत्र था। ये अपनी पुत्री का विवाह नासिरुल्लाह के मिर्जा से कर देता है। किससे? इसके पुत्र से, मोहम्मद शाह नादिर शाह के पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है और वो कश्मीर सिंध तो इससे छीन ही लेता है। अब जब 20 करोड़ रुपए अभी मैंने आपको बताया अवध के नवाब से मांगता है, शहादत कहां थे, तो ये जहर खाकर मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अब इसके बाद में ये यहां से चला जाता है। जब ये यहां से जाता है तो 1747 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1747 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद में भारत पर हमला करने जो आता है, कौन आता है? अहमद शाह अब्दाली। 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करता है। यह नादिर शाह के बाद में आक्रमण करने आया था, मोहम्मद शाह के समय में ही। 48 तक मोहम्मद शाह का शासनकाल था। अब ये इसे क्या करते हैं? दुर्रे दुर्रानी, याद रखना, दुर्रे दुर्रानी युग का मोती कहा जाता है इसे, दुर्रे दुर्रानी युग का मोती इसे कहा जाता है अहमद शाह अब्दाली को। इसने क्या करा था? 48 में तो इस पर आक्रमण किया था, ठीक है ना, भारत पर। लेकिन एक और, इसने 48 से लेकर 59 तक, 48 से लेकर 59 तक लगभग 5 से 6 बार भारत पर आक्रमण किए थे। 1749 ईस्वी में जब ये पंजाब के सूबेदार पर आक्रमण करता है, पंजाब का सूबेदार कौन था? मोइनुल मुल्क, मोइनुल मुल्क, ये पंजाब का सूबेदार था। अब्दाली करता है इस पर आक्रमण। जब इस पर आक्रमण करता है तो इसे हरा देता है। अब अब्दाली की शक्ति और बढ़ जाती है। तो इसके बाद में होता क्या है? मोहम्मद शाह का पुत्र था अहमद शाह, याद रखना, अहमद शाह अब्दाली नहीं है ये, मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह था, जो कि अहमद शाह अब्दाली यानी ईरान के दूसरा योद्धा, जो कि नादिर शाह के बाद में भारत पर आक्रमण करने आया था। ये 49 में इससे युद्ध करता है। और अहमद शाह जो है, अहमद शाह अब्दाली को मच्छीवाड़ा, याद रखना, मच्छीवाड़ा मनुपुर के पास में पड़ता है, मच्छीवाड़ा, ये मनुपुर के पास मच्छीवाड़ा में इसे हरा देता है, यानी अहमद शाह अब्दाली को, ठीक है। इसके बाद में क्या? 26 अप्रैल 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शाह की मृत्यु 26 अप्रैल 1748 ईस्वी में होती है। और इसके बाद में जो शासक बनता है वो बनता है अहमद शाह। और अहमद शाह के समय में यानी 49 में अब्दाली फिर से आक्रमण करता है, लेकिन इसके आक्रमण को मच्छीवाड़ा के युद्ध में मनुपुर के पास में अहमद शाह के द्वारा अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया जाता है। अब 1748 ईस्वी से लेकर 1759 ईस्वी तक अहमद शाह अब्दाली कम से कम 5 से 6 बार भारत पर आक्रमण करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको मोहम्मद शाह के शासन के दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।